नमस्कार। इस 15 अगस्त को यानी स्वतंत्रता दिवस पर आपने एक बात नोट किया होगा। ये पहली बार है 13 साल में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किला से भाषण दे रहे थे, तो वो उनकी आवाज़ काँप रही थी, वो बार-बार उनकी आवाज़ टूट रही थी, वो लड़खड़ा रहे थे, वो बोल नहीं पा रहे थे। उनके हाथ भी काँप रहे थे और इससे ठीक पहले हमने देखा कि पहली बार लगभग संसद का के सत्र में आखिर में मोदी जी भाषण देकर महफ़िल लूट लेते हैं, लेकिन इस बार लास्ट में आए और वंदे मातरम के साथ विदा हो गए। छात्र आंदोलन के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी दुविधा से गुज़र रही है। कल आपने ये भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी सर्जरी हुई है, नए जो अध्यक्ष आए हैं उनकी टीम बदली गई है और उसमें जो बड़ा गालीबाज़ था अमित मालवीय, ऐसा नहीं है कि गाली देने के कारण उसको हटाया गया। अभी भी जो 4 लोग हैं उसमें कोऑर्डिनेटर, वो सब गालीबाज हैं और जब उनके नाम की घोषणा हुई तो सबने अपने-अपने अकाउंट को छुपा लिया। यानी अकाउंट को कोई डिसमिस कर दिया, कोई प्राइवेट कर दिया, पुराने जो गाली-गलौज, गंदगी से भरे हुए उनके ट्वीट हैं उसको डिलीट करने के लिए। असल में जो जेन ज़ी के मूवमेंट को अमित मालवीय हैंडल नहीं कर पाए और जवाब नहीं दे पाए, यानी उस लेवल का गाली नहीं दे पाए कहिए और इसलिए अमित मालवीय को जाना पड़ा क्योंकि सोशल मीडिया के बैटल में जेन ज़ी के आगे भाजपा पूरी पिछड़ गई और इसीलिए मोदी जी को रात में रीलबाजी भी करनी पड़ी, पर रीलबाजी भी काम नहीं आया। उस रीलबाजी पर पत्रकारों ने इतना व्यूज़ करते रहे, वो विरोधी भी व्यूज़ देखने जा रहे थे, पर वो काम नहीं आया और इसलिए पार्टी में भी सर्जरी की गई, अमित मालवीय को हटाया गया। प्रधानमंत्री खुद काँप रहे हैं, खुद बोलने में गड़बड़ा रहे हैं। लोग कह रहे हैं टेलीप्रॉम्प्टर सामने नहीं इसलिए वो गड़बड़ा रहे हैं। बात वो नहीं है, उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है दोस्तों। तो आप जानते हैं कि श्वेता पुरोहित जी ज्योतिषी आकलन के साथ-साथ व्यक्तित्व का आकलन भी करती हैं और कई साइन लैंग्वेज पर भी वो काम करती हैं। तो आज हमारे साथ श्वेता जी जुड़ेंगी, श्वेता पुरोहित जी, और वो हमें बताएँगी कि मोदी के बॉडी लैंग्वेज में ये गड़बड़ियाँ क्यों आई? साथ ही वो बताएँगी कि नरेंद्र मोदी जी ने जो एक कह दिया दिमागी नक्सल, उस पर सब बहस हो रहा है, असल में दिमागी नक्सल है कौन? और एक और चीज़ कि भाजपा मोदी सरकार एक सिविल डिफेंस नेटवर्क क्या बना रही है, इसकी भी घोषणा हुई है। तो इस सब पे आपको आज ये बिल्कुल ही अलग तरह का वीडियो आपको मिलेगा और श्वेता जी आपको मोदी जी के और उनके पूरे काम का एनालिसिस 15 अगस्त के बाद से वो करने जा रही हैं। तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, इस प्रोमो के बाद। आप तब तक इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम जुड़ेंगे, आएँगे, तब हमारे साथ श्वेता पुरोहित जी साथ होंगी। न लेफ्ट न राइट, अब गूंजेगी केवल सनातनी आवाज। इंडिया स्पीक डेली। श्वेता जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है इंडिया स्पीक डेली पर। नमस्ते संदीप जी, आईएसडी और वाचा के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। श्वेता जी 15 अगस्त को पहली बार, और वो वीडियो बहुत वायरल हुआ, मोदी जी लिखा हुआ सामने नहीं पढ़ पा रहे हैं, जुबान लड़खड़ा रही है, हाथ कांप रहे हैं और वो कॉन्फिडेंस नहीं है, चेहरे बुझे हुए हैं संसद के अंदर भी और लाल किला पर तो उनकी पूरा भाषण ही गड़बड़ा गया पूरी तरह से। तो इसको आप कैसे देखती हैं? संदीप जी, मैं इसको एक बहुत डीप तरह से देखती हूँ। सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। एक तो इनकी बॉडी लैंग्वेज, इस पे हम नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। जो संसद के आखिरी दिन जब ये वंदे मातरम के गान पे खड़े हुए थे तब, और उसके बाद में फिर जो स्वतंत्रता दिन के दिन, जब स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले पे खड़े होकर के जब ये इनका स्पीच लड़खड़ा रहा था, कई बार जब ये रील बनाते हैं तो इनके हाथ लड़खड़ाते हैं। तो इससे मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं इनकी नर्व्स जो हैं, जो तंत्रियां हैं, वो कमजोर हो रही हैं। और बुध जो वाणी का कारक होता है, बुध और केतु जो हैं, ये नर्व्स के भी कारण होते हैं ज्योतिष में।
तो जो तंत्रियां होती हैं, तो बुध हमारी बुद्धि का कारक है, बुध वाणी का कारक है, बुध हाथ का भी कारक है, हमारे जो हाथ होते हैं, सोचने का कारक है। और आश्चर्य की बात यह है कि छात्र आंदोलन, छात्र जो होता है, छात्र को भी युवा स्पेशली यंग यूथ जो होते हैं, इनको भी बुध ग्रह से ही देखा जाता है। ठीक है, हरियाली, हरा खेती किसान करने वाले किसान जो होते हैं वो बुध और शनि से देखे जाते हैं। तो कई सारे जब कारकत्वों को मैंने जब जोड़ करके सोचा, तो ये मेरा अपना एनालिसिस है कि कहीं ना कहीं ये जितने भी छात्र आंदोलन हुए हैं, मोदी जी ने जो युवाओं को किस तरह से उन्होंने झूठी फेक एक उन्होंने माफी कही कि मैं माफ करता हूँ, जबकि किसी ने सॉरी नहीं कहा था उनसे। उनका जो भारत एक डेमोक्रेसी है और वहां पे आंदोलन करने का हक सभी को है, पर उसके बाद में भी इन्होंने आगे जा करके मुझे गाली दी, मुझे ये दिया वो दिया, ये सब करके उन्होंने कहा। तो जिस तरह से इन्होंने छात्रों को पीड़ित किया, मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो यूथ है, देश के जवान लोग हैं जो 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 त्रस्त हैं इनसे, इसी का मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको फल मिल रहा है। ठीक है, इसको साइंटिफिकली कोई देखेगा, कोई ज्योतिष नहीं मानता तो वो बोलेगा कि अरे ये तो ऐसी बात है, उनकी तबीयत खराब है, बुढ़ापा हो रहा है, एज हो रही है, तो चलिए ठीक है, आप उसको वैसे ही मान लीजिए। ठीक है, पर मेरा जो ज्योतिषीय एनालिसिस है वो इन चीजों को जोड़ कर देखता है। हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमें फल मिलते हैं, और कई बार हमारे कर्मों की तीव्रता इतनी होती है, हम इतने ज्यादा लोगों को इतने लेवल पे परेशान कर देते हैं कि वो फल हमें बहुत बड़े रूप में देखने को मिलता है। तो बुध ग्रह का जो कारकत्व है वो मोदी जी की कुंडली में खराब हो रहा है, जिसके कारण जैसे जिन लोगों को अल्जाइमर्स के जैसी बीमारी होती है, भूलने की बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है, हाथ पैर उनके कांपते हैं, याद नहीं रहता, और भी बीमारियां हैं याददाश्त से रिलेटेड, तो अल्जाइमर्स तो एक ही है। तो बुध की कमजोरी के कारण इनके हाथ पैर फूल रहे हैं, हिल रहे हैं, इनको याद नहीं रह रहा है, जबान लड़खड़ा रही है, ये सब का सब जो है ये समय और प्रकृति इनको उसमें दे रही है, रिस्पॉन्स में दे रही है, जो इन्होंने इतने 12 सालों से पीड़ित कर रखा है बच्चों को, ये मुझे लगता है। अच्छा, अब हम देखते हैं बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, ये देखिए, बॉडी लैंग्वेज के उसमें एक होता है बेसलाइन कहा जाता है। बेसलाइन मतलब जैसे जो बहुत अच्छे अच्छे एनालिस्ट होते हैं, जिनको हायर किया जाता है, चाहे कमर्शियल उसमें हो या इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं, वो आपसे थोड़ी देर है ना ऐसे ही बात करते हैं, या इंटरव्यू में कि अच्छा आप कैसे, इजी क्वेश्चंस पूछते हैं, अच्छा आपका नाम क्या है, संदीप देव, आप क्या करते हैं, तो आप एक नॉर्मल उसमें बात करते हैं। ठीक है, तो वो ये भापना चाहते हैं कि आप नेचुरल कैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, नेचुरली आप कैसे हैं, आपके हाव भाव क्या है, कैसी आपकी वॉइस की क्वालिटी है, किस उस पे आप नेचुरली बात करते हो। कई लोग हाई पिच पे बात करते हैं, कई लोग लो पे बात करते हैं, तो वो एक तरीका होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक बेस लाइन, उसको बेस लाइन कहा जाता है। बेस लाइन मतलब आपका जो नेचुरल वे है, हाव भाव है। तो मोदी जी की बेसलाइन इससे हमको इस फोटो में, सिर्फ इस एक फोटो को देख करके पता चलता है वो अपने बेसलाइन से बहुत दूर हैं। कितने दुखी दिख रहे हैं, देखिए उनकी भ्रुकुटियां तनी हुई है, मतलब कि वो बहुत स्ट्रेस में है। ये सदन के आखिरी दिन की फोटो है, जहां पे जब वो पूरे उसमें सेशन में, मॉनसून सेशन में मुंह दिखाने भी नहीं गए एक बार भी, ना वो गए और ना उनके नंबर 2 अमित शाह जी गए। तो देखिए स्ट्रेस दिख रहा है उनके चेहरे पे। भ्रुकुटियां व्यक्ति तब तानता है जब उसको स्ट्रेस होता है किसी चीज से, तो वो, या वो नाराज होता है किसी चीज से, तो वो है। आंखें नीची हैं, यदि कॉन्फिडेंस होता है तो इंसान सामने देखता है, जैसे बोलता है 56 इंच की छाती, तो ऐसे करके देखता है। गर्व की फीलिंग होती है। मुझे तो यहाँ पे गर्व भी नहीं दिख रहा कि भाई मेरे देश का राष्ट्रगान गाया जा रहा है और मैं ऐसे तन के खड़ा रहूं। ये बहुत ही ऐसे नीचे, ऐसे, क्योंकि डरे हुए हैं। जब व्यक्ति जो है वो सिमट कर अपना कंधा नीचे करके खड़ा होता है, नीचे देखता है, इसका मतलब है वो श्रिंक करता है, इसका मतलब वो छोटा महसूस कर रहा है, वो बड़ा। यदि इंसान को गर्व होता है और खुश होता है तो वो ऐसे चौड़े से दिखता है, पर जब इंसान श्रिंक करता है और फियरफुल होता है तो वो ऐसे दिखता है। तो ये डरे हुए हैं, तनाव में है,
और दुखी हैं। देखिए इनके आंखों का ही ये बता रहा है, ये ऐसे हैं, ये ऐसे नहीं है। नॉर्मल उसमें व्यक्ति ऐसे रहता है। अब कोई कहेगा राष्ट्रगान चल रहा है, यू आर सपोज टू बी स्टैंडिंग, ठीक है, वो ठीक है, बट आपके हाव भाव तो फिर भी काम करते हैं ना। आप चुपचाप ही खड़े रहे, आप ऐसे खड़े रहे या ऐसे खड़े रहे, बहुत फर्क है। तो बॉडी लैंग्वेज इज सेइंग अ लॉट। ही हैज बीन अंडर स्ट्रेस। अगेन अपने कर्मों का फल है जो इन्हें मिल रहा है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। फिर इन्होंने नए नए जुमले उछाल दिए हैं। अच्छा, इसके पहले जो मैं बुद्ध वाली ही बात है उसके साथ में बताना चाहती हूँ। तो यदि हम देखें तो ये जो टेबल है इसमें बहुत अच्छे आंकड़े दिए हुए हैं। आंकड़े ये कहते हैं कि यूनियन बजट का 2009 से लेकर के 2025 के बीच में यूनियन बजट, इन भारत के यूनियन बजट का कितना प्रतिशत बजट एजुकेशन में गया है। ठीक है, तो यदि हम देखें तो 2014 में जब ये आए थे मोदी वन, यूपीए का देख लेते हैं पहले, क्योंकि 2009 से आंकड़े शुरू हो रहे हैं। जो सबसे ऊपर राइट में 4 टोटल यूनियन बजट का 4.36%, जो फिर भी कम है, कम ही था वैसे भी, 4.36% बजट हुआ करता था यूपीए गवर्नमेंट में एजुकेशन बजट को, यूनियन बजट का। यदि यूनियन बजट 100 रुपए का है तो उसमें से 4 रुपए 36 पैसे ये हुआ करता था एजुकेशन बजट। और उसके बाद में यदि हम देखते हैं मोदी वन, 2014 से 2015 के बीच में, जब मोदी वन सबसे पहली बार मोदी जी आए सत्ता में, तब बजट था उस समय 4.61%। यूनियन बजट का 4.61% बजट एजुकेशन में जाता था। ये कम होते होते मोदी 2 में जब 2019 से 2020 के बीच में यदि हम देखें तो ये घटकर 3.40% हो गया, 3.4% यूनियन बजट का, जो कम हो गया। और अब हम देखें मोदी 3.0 में तो 2024 से 25 का आंकड़ा मिलता है 2.5% सिर्फ। तो लगभग आधा हो गया है यूपीए के टाइम से, या इन्हीं के अपने कार्यकाल में जो पहला वर्ष था, लगभग आधा हो गया है। तो इसका परिणाम ये हो रहा है कि स्कूलों के, सरकारी कितने सारे स्कूल बंद हो गए हैं। 1 लाख, करीब 1 लाख, करीब 1 लाख स्कूल बंद हुए, स्कूल बंद हो गए। देखिए, अच्छा एक और भी आंकड़ा मैंने भेजा था, इसी को हम ग्राफिकल उसमें देखें थोड़ा सा। हाँ, बढ़िया। तो जो ब्लू वाला, जो सबसे ऊपर वाला जो ग्राफ है, हम ग्राफ विजुअली हम चीजों को ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। तो जो नीला वाला है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये उसका बजट बता रहा है, शेयर्ड अलोकेशन एज परसेंटेज ऑफ टोटल यूनियन बजट। तो ये वही आंकड़ा है, टोटल यूनियन बजट के कंपैरिजन में एजुकेशन को कितना बजट दिया गया है ओवर द इयर्स। तो यदि हम देखें तो ये 2009-2010 में 3.80% हुआ करता था, और ये कम होते होते अब 2.5% पे आ गया है मात्र। These figures are alarming। ये दिखाता है कि कितना ज्यादा शिक्षा व्यवस्था का लोप हुआ है। मैं यूपीए को भी इसमें कोई क्लीन चिट नहीं देती, ये ऑलरेडी बहुत कम था और ध्यान देना चाहिए था, पर इसके चलते एनटीए के देखिए इतने घपले हो रहे हैं। जो यूनिवर्सिटीज हैं वो बोल रही है हमें बजट नहीं मिल रहा है, टीचर्स नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं है, टीचर्स नहीं है। देश को पूरा गंवार बना के रखा हुआ है मोदी जी ने 12 साल में, और अभी भी वो सपना दिखा रहे हैं 2047 का। 20 साल में लोग क्या करेंगे। अच्छा, एक और मैंने स्लाइड भेजी है मिंटू भैया आपको, अनएम्प्लॉयमेंट की, ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट। ये एनडीटीवी का ही एक वो है, बेस्ड ऑन स्टडी, ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग यूथ। अगेन हम बुद्ध की बात करें, जब हम यूथ बोलते हैं तो बुद्ध मर्क्यूरी की बात होती है। दैट रीच्ड 16.2% इन जून 2026। ये अभी की बात है, इस साल 2 महीने पुरानी। हाईएस्ट लेवल है, 16.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है इंडिया में। तो यदि जो छात्र किसी तरह पास हो जाते हैं, उन्हें डिग्री मिल जाती हैं, इतने ज्यादा स्क्यूड एजुकेशन सिस्टम में, उनको नौकरियां भी नहीं मिल रही, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेट नहीं कर रखी है सरकार ने। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि आप पास हो जाओ तो आप करोगे क्या, दैट इज अनदर प्रॉब्लम। ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट अमंग 15, एक और स्टडी हुई है, ये सरकार का ही अपना आंकड़ा है। ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट अमंग
15 to 29 year old remains high. 40% लोग, 40% लोग 15 से 29 वर्ष की आयु के बीच में अनएम्प्लॉयड हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ठीक है। और जो 15 से 25 साल के बीच में 20% लोग अनएम्प्लॉयड हैं, और 25 से 29 में ओनली अ स्मॉल परसेंट जिनके पास जॉब्स भी है, बेसिकली उनके पास में सिक्योर जॉब नहीं है। वो उस टाइप की जॉब है कि आपने यूट्यूब में वो कर लिया, फ्रीलांसिंग कर ली, तो जिसको कि हम सिक्योर जॉब बोलते हैं वो नहीं है, 2 या 3% को ही मिल रही है। तो दिस इज वेरी डेंजरस। तो इसीलिए इतना सारा यूथ जो है वो सड़कों पे निकला हुआ है। बुध ग्रह के कारकत्व तो मोदी जी ने खराब कर लिए हैं, और इसीलिए उनकी जबान लड़खड़ा रही है, उनका कॉन्फिडेंस का लोप है, और हाथ पैर हिल रहे हैं। तो ये है संदीप जी इन जिस्ट। एक और मैं थोड़ी सी चुटकी लेना चाहूंगी जी संदीप जी। एक बात है क्लियर कि जो मोदी जी पर सवाल उठते हैं कि वो शिक्षित नहीं है, और वो खुद सवाल उठते हैं क्योंकि उन्होंने खुद भी इंटरव्यू दिया, मधु किश्तर को इंटरव्यू दिया था, हाँ 2 बार दिए हैं, राजीव शुक्ला को इंटरव्यू दिया कि हम पढ़े लिखे नहीं है, और जब प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उनका एक डिग्री कहाँ से ले आया गया मालूम नहीं, और वो अब आरटीआई से बाहर कर गया कि हम भाई अगर साफ सुथरा आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है तो आप आरटीआई में आने दीजिए, लेकिन वो आरटीआई से बाहर किया गया है। इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि भारत उनके जैसा ही हो, शिक्षित ना हो। और ये बात एजुकेशन पे बजट की कमी आपने साफ दिखाई कि कम करते चले गए, 90,000 से 1 लाख सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तो बच्चे कहां पढ़ेंगे। एआई जो नया फील्ड आया है जहां इतने इनोवेशन हो रहे हैं, उस पर कोई हमारी इंडस्ट्री नहीं है। मोदी जी क्या कर रहे हैं कि कॉलेजों में कह रहे हैं हम रील लैब खोलेंगे, रील बनाओ, नाचो, अपने लिए पैसा कमाओ, मेरा प्रचार करो। तो ये भारत कहाँ ले जा रहे हैं वो, जो आपने कहा इनका बुद्ध कमजोर है, इनका बुद्ध कमजोरी तो देश का बुद्ध कमजोर कर रहे हैं। इसका असर पूरे देश पे होता है संदीप जी। हाँ, यदि हम क्रिकेट देखें तो कैप्टन की कुंडली क्यों देखते हैं लोग, इसलिए देखते हैं कि पार्टी कैसे परफॉर्म करेगी। सेम लॉजिक अप्लाइज कि शासक का जो है वो पूरे देश पे अफेक्ट करता है, तो वो तो है ही कि ये पूरे देश को, और इसीलिए शासक का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। और ये इन्होंने खुद कहा है कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं ज्यादा, पता नहीं क्यों इनकी डिग्री का भी इतना ढोंग किया गया। तो दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि ये पढ़े लिखे नहीं है। अभी रील कल्चर, रील लैब, ये रील जी, तो इसका डेटा क्या ये देंगे। एआई को यूज करना बहुत खर्चीला काम है, फिर भी इतना आसान नहीं है। जहां आपके क्रेडिट्स खत्म हो गए वहां पे आप नहीं यूज कर सकते। इसका पैसा कौन देंगे, जहां ये देगी सरकार देगी। डेटा का खर्चा कौन देगी, सरकार देगी। युवकों को जो बेचारे जिनके पास में अपने रोजी रोटी का आसरा नहीं है। भारत में एजुकेशन एक ड्रीम हुआ करता था, क्योंकि इससे उनको अपने उज्जवल भविष्य की होप होती थी। हम सब एग्जाम इसलिए देते थे कि इस उम्मीद में देते थे कि हम पास हो जाए, हमें अच्छा ये मिल जाए तो हम अपना जीवन बना लेंगे, नौकरी मिल जाएगी तो हम स्टेबल हो जाएंगे, कहीं से कहीं हमें कुछ जीवन में कुछ करने का अवसर प्राप्त होगा। आपने वो अवसर भी छीन लिया है बच्चों से, कितने शर्म की बात है। ये तो आप धन्य मनाइए श्वेता जी, धन्य मनाइए सोशल प्लेटफॉर्म्स का, जिसके कारण वो बहुत बड़ी बेरोजगारी और दिख नहीं रही है। जैसे यूट्यूब है, वो भारत में करीब सालाना 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए पे कर रहा है, मतलब कंटेंट क्रिएटर्स को। कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट उसके कारण क्रिएट हुआ है। वरना तो ये जो भी इतने दिनों तक सत्ता में है वो भी नहीं रहते, रोड पे बहुत पहले युवा उतर चुके होते। ये तो सोशल मीडिया का शुक्र मनाइए, और उसी को इन्होंने आधार बना लिया कि तुम रील बनाओ, मेरे लिए प्रचार करो। तो ये नहीं कि सुधार करते चलो स्पेस मिल गया मुझे। हाँ, तो रील में ये प्रॉब्लम है कि आप दूसरों के बनाए हुए प्लेटफॉर्म्स, दूसरों के बनाए हुए प्रोडक्ट्स, इंस्टाग्राम सर्विसेज, ऐप का उपयोग कर रहे हो। आप ये क्यों नहीं कहते कि आप अपने एप्लीकेशंस बनाओ जिसको का दुनिया उपयोग करे। आप चीजों को, आप मैन्युफैक्चरिंग की जगह आप लोगों को प्रोडक्ट यूजर्स बनाना चाहते हो। कितनी मूर्खता की बात है। और उसके लिए भी आप पैसे दोगे, डेटा के पैसे दोगे, आप कहां से जनता अफोर्ड करेगी उस चीज को।
अब आप दूसरे लाइन पे आते हैं कि अगर आप देखेंगे शिक्षा का एक और स्तर दिखा, वो वीडियो भी दिखा देगा मिंटू। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। लाल किला से कह रहे हैं, हम सब जानते हैं, अगर हमारे मुंह से भी निकल जाता है तो हम क्षमा मांगते हैं। सैनिकों का बलिदान होता है, जो उर्दू में बोलते हैं कहते हैं शहादत होता है, नहीं तो शहीद होते हैं। हम हिंदी में अपनी भाषा में बोलते हैं तो बलिदान होता है। वो कह रहे हैं सैनिक जितने मरते हैं उससे ज्यादा पुलिस वाले जो है मतलब ये किस लेवल पर ले जा रहे हैं, ये बेसिक चीज भी नहीं समझ पा रहे हैं। सैनिक कभी नहीं मरते, और सैनिकों के मरने से भी बड़ी पुलिस जो भ्रष्टाचार में नंबर 1 है पुलिस, जिन्होंने छात्रों पे पैलेट गन चलाए, जिन्होंने छात्रों पे AK-47 चलाए, उन पुलिस की महिमा मंडन कर रहे हैं उस पर बैठ के। मतलब ये किस तरफ ले जा रहे हैं देश को। और उसी में आपने सिविल डिफेंस नेटवर्क की बात की, आपने सिविल डिफेंस नेटवर्क की बात की है, तो उसको मैंने एक बैकग्राउंड दिया। तो ये क्या करने जा रहे हैं जी? तो ये मैंने इसके बारे में ना बहुत अच्छा रेफरेंस पढ़ा, 2-3 जगह पे मैंने पढ़ा कि इनके विचार क्या है, कहाँ से आ रहे हैं इनके विचार, और ये ऐसा क्यों सोचते हैं, और क्या है इनके मन में एक्चुअली बलिदान को लेकर के। व्हाई आर दे सो अगेंस्ट द डिफेंस फोर्सेस। तो जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे इनके अपने गोल वोलकर, नाम है गोल वोलकर, और पुस्तक में जितने भी आइडियाज हैं सब गोल गोल करके लिखे हुए हैं। मतलब कहना क्या चाहते हैं वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और यही बात जो शंकराचार्य जी, स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने जो एनालिसिस लिखा है संघ के ऊपर, उसमें भी वही चीज उन्होंने कही है इन अ नटशेल, कि आपके जो विचार है ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, और आप सिर्फ और सिर्फ किसी तरह गोल मोल करके आप अपना काम निकालना चाहते हो। चंदा चोरी, उसकी भी इनकी आदत पुरानी है, उस पर भी हम बाद में बात कर सकते हैं। तो ये जो है मानते हैं कि बलिदानी जो है वो महान नहीं है, वो एक अच्छा गुण है, बट एग्जैक्टली मैं एक मिनट, बलिदानी महान है पर आदर्श नहीं है। तो ये इसीलिए इतने ज्यादा, क्योंकि ये खुद गोलवोलकर जी ने लिखा हुआ है अ बंच ऑफ थॉट्स, जिसको विचार नवनीत कहते हैं, उस पुस्तक में लिखा हुआ है, और ये इनकी हिस्ट्री रही है, इसलिए ये कायर है, ये कायरता को एक बहुत बड़ा गुण मानते हैं। तो ये पूरी पुस्तक है, इसका क्रक्स ये है कि बलिदानी जो है वो महान होते हैं पर आदर्श नहीं होते, क्योंकि वो तो समाप्त हो जाते हैं। तो ये एक त्रुटि है ये। और कहते हैं इनके अनुसार कि बलिदानियों को तो हमारे शास्त्रों में भी, देखिए कितना घुमाते लोगों को, शास्त्रों में भी कहीं कहीं बड़ा स्थान बलिदान को नहीं दिया गया है। कितना ज्यादा मूर्ख बनाते हैं पूरे क्षत्रियों को, छात्र धर्म को इन्होंने ये बना दिया है कि इसमें कौन सी महानता की बात है। महानता तो इसमें है कि आप जीवित रहें और जो धन संपत्ति है जो है उसको अर्जित करें और खुश रहें, और जीवित रहने में महानता है। जीवित रहना एक आदर्श की बात है, बलिदानी तो ऐसी बेकार की चीज है। और मुझे एक और भी रेफरेंस मिला है और मैं उनको कोट करके बताना चाहूंगी। ये एक और पुस्तक है जिसका की नाम है द फ्रीडम मूवमेंट एंड द RSS। ठीक है, ये एक पुस्तक है, इसका इसमें दिया हुआ है कि जिस दिन भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का बलिदान हुआ था, वीर गति को वे प्राप्त हुए थे, उस दिन ये देशद्रोही संघी मिठाइयां बांट रहे थे। किस किताब में लिखा है कि मिठाई बांट रहे थे? ये इसमें दिया हुआ है द फ्रीडम मूवमेंट एंड RSS। अच्छा, अ स्टोरी ऑफ बिट्रेयल, ये पुस्तक है। एग्जैक्ट पूरा मैं नाम आपको बता देती हूँ। फ्रीडम मूवमेंट एंड RSS, द स्टोरी ऑफ बिट्रेयल, शम्सुल इस्लाम जी की पुस्तक है। इसमें उन्होंने बहुत सब जगह से रेफरेंसेस इकट्ठे किए हैं, इंक्लूडिंग जो हम पहले बता चुके हैं मारिया कैसोलेरी की, जहाँ पे मुंजे जी गए थे, वो भी सब इसमें है। तो उन्होंने हर जगह से निकाल के ये किया। तो उन्होंने लिखा है, देखिए नीचे वाले पैराग्राफ में, RSS डेनिग्रेटेड भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद। Which organization now in power denigrated Bhagat Singh and Chandrasekhar Azad? You bet it is Modi's RSS, a
पैरासाइटिकल फॉल्सहुड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक झूठी पैरासाइट ऑर्गेनाइजेशन that is trying to even take Gandhi Jayanti after distributed speech upon his murder. गांधी जी के मर्डर पे भी इन्होंने मिठाइयां बांटी थी, ये किया था इन्होंने। और ये जो है, there is an ample proof in documents of RSS which conclusively establishes the fact that RSS denounced movements led by revolutionaries. इन्होंने बहुत हे दृष्टि से जो हमारे क्रांतिकारी वीर थे उनकी गतिविधियों को बहुत हे दृष्टि से देखते थे। They denounced भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद and their associates. Not only the hatred, वो इनके तो ये ऐसे काम करते थे, और जो इनके उसमें जो जाना भी चाहते थे संघ के जो कार्यकर्ता थे उनको ये रोकते थे, उनको पनिश किया जाता था कि तुम क्यों जा रहे हो, हमको अंग्रेजों के पिछलग्गू बन के रहना है। और ये चाहते थे कि अंग्रेज भारत में ही रहते। इनको बड़ा दुख हुआ कि अंग्रेज भारत छोड़ के गए, और ये अब देश भक्त की बात करते हैं और देश प्रेम की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, देश राष्ट्र सर्वप्रथम। कौन से राष्ट्र की बात कर रहे हो? आप तो भारत में रजिस्टर्ड भी नहीं हो। कौन सा राष्ट्र है आपका? देश तो ये जो बलिदानियों का, आपको मैं अब आपके कारण मैं दो बातें और कह रहा हूं कि इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब इन्होंने सैनिकों से ज्यादा बहादुर तो व्यापारी होते हैं बोला, और इस पर लाल किला से कहा कि सैनिक जब मरते हैं, ये शब्द देखिए, मेरे को चुभ रहा है बोलने में, और उससे ज्यादा हमारे पुलिस का महिमा मंडन करने लगे, क्योंकि पुलिस वालों ने इनके लिए जंतर मंतर पर पायलट गन चलाया, बिहार में AK-47 चलाया। हाँ, तो ये तो जानबूझ के, यानी RSS के थॉट प्रोसेस में है ये, एग्जैक्टली इनके खून में है ये, और इसीलिए इन्होंने सेना का क्या हाल करके रखा हुआ है। अरुणाचल अग्निवीर आप देखिए, अग्निवीर के जरिए, हाँ, अरुणाचल में हमारी जमीन जा रही है और ये झूठ बोलते हैं। सही बात। ये ऐसे लोग कभी जो अपने वीर बलिदानियों का रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, उनको ऑनर नहीं दे सकता, वो किसी का नहीं हो सकता। और इसी में अगला पॉइंट, आप सिविल डिफेंस नेटवर्क की बात कर रही हैं कि वो क्या ये बनाने जा रहे हैं? जी, तो ये सिविल डिफेंस नेटवर्क, ये अगेन ये इनके उसमें जो थॉट प्रोसेस है, ये आया हुआ है, जैसे हमने स्टैब्लिश किया है पहले के टॉक्स में कि मुसोलिनी से, ये हिटलर से और मुसोलिनी से प्रभावित होके आए हैं। तो जो जैसे हिटलर के और मुसोलिनी के जो नेटवर्क्स हुआ करते थे, ठीक है, उसी तरह से ये एक एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है। और हाँ, ये जो है बलराज मधोक की पुस्तक में लिखा हुआ है, उन्होंने भी लिखा है। डॉक्टर हेडगेवार एक वरिष्ठ साथी और नेता डॉक्टर मूंजे इटली में मुसोलिनी से मिलने गए और मुसोलिनी के चिंतन, विचारधारा और कार्य पद्धति की जानकारी अवश्य थी, पर वो ये उनका अपना मानना है बलराज मधोक का कि उनको ऐसा नहीं लगता था कि ये टोटली उनसे इन्फ्लुएंस्ड है। बट वी नो ओवर द इयर्स, आज शायद वो होते तो वो खुद इस चीज को मानते, ठीक है। तो वो साम्यवाद की तरह फासीवाद भी मूलतः एक राजनीतिक विचारधारा है। तो ये चीज इनके खुद संघ प्रचारक बलराज मधोक जी बता चुके हैं भाई, कि ये इतने ज्यादा फासीवादी विचारधारा से इन्फ्लुएंस थे। तो जिस तरह के जो इस्टेब्लिश नेटवर्क से, और इतने दूर भी क्यों जाना, हम अभी की बात करते हैं, चाइना में जिस तरह से टोटल डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश्ड है, जैसे चाइना में हर एक व्यक्ति जो है वो जासूस है, चाहे आप घर में रह रहे हैं, चाहे आप बाहर निकल जाए, there is one CCTV कैमरा फॉर एवरी वन पर्सन पर कुछ यूनिट है पर 3 स्क्वायर मीटर्स पर ये है। तो कहने की बात यह है कि सबसे ज्यादा सर्विलांस स्टेट जो है वो चाइना है, और ये कब से वहां पे चल रहा है। लोग, मैंने कई वीडियोस देख रखे, लोगों के व्यक्तिगत वीडियोस, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं करते क्योंकि हो सकता है वो जासूसी करके स्टेट को बता दे। तो हर व्यक्ति को उन्होंने एक डॉग विसल किया है। डॉग विसल वो होता है कि आप मेरे पास 2 डॉग्स है, तो आप किसी एक फ्रीक्वेंसी पे आप उनको बुलाते हो, विसल करते हो, जो सिर्फ उनको सुनाई देता है और वो वापस आते हैं। तो आप
अपने जो जो आपने इतने टाइम से अंधभक्त पाल रखे हैं उनको आप डॉग विसल दे रहे हो कि कहीं पे भी कोई जो मैं कह रहा हूं, जो मेरी सरकार कह रही है, उसके अगेंस्ट कुछ बोलता हुआ दिखे तो बस टूट पड़ो, क्योंकि वो है दिमागी नक्सल। क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल करना मेरे राज्य में आपको बंद करना होगा। दिमाग ही आपका दुश्मन है। आप अपना दिमाग बंद कर लीजिए और जो मैं कह रहा हूँ वही वही मानिए। यदि मैं कह रहा हूँ और यदि दिन है और मैं कह रहा हूँ कि रात है, तो आपको रात मानना पड़ेगा, रिगार्डलेस कि प्रकृति क्या कह रही है, क्योंकि मैं ही सर्वोपरि हूँ। आपने वो भी तो दिखाया कि अभी जैसे चीन का कहा, तो आप हाँ। चीन में भी ये ट्रेनिंग लेने गए थे, वो भी आप बता रहे थे कुछ। हाँ, अच्छा याद दिला आपने। तो अपेरेंटली इनके पहले कार्यकाल में जब ये आए थे, उसी साल 18 नवंबर की न्यूज है ये, बीजेपी के एक न्यूज में 13 लिखा है, एक न्यूज में 14 लिखा है। 13-14 बीजेपी के जो लीडर्स हैं, नेता हैं, नेतागण, ये चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मिलने गए थे नवंबर कब, नवंबर 2014 में, इन द वेरी फर्स्ट ईयर, मंथ्स आफ्टर, इनके सत्ता में आने के कुछ महीनों बाद, 5-6 महीने बाद ही ये घटना हुई है। देखिए 18 नवंबर 2014 बीजेपी के नेतागण, और वो भी कितने, एक दर्जन से ज्यादा है, 13-14 है, ये गए हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वहां से ट्रेनिंग लेने के लिए। ठीक है, इसको कवर कितना अच्छा चढ़ाया है। 14-member delegation of BJP legislators currently on goodwill tour of China on Monday visited school of ruling Communist Party and interacted with its faculty on its organizational structure and reform process initiated by it in the last 30 years। मतलब CCP जो है पिछले 30 साल से किस तरह शासन कर रही है अपनी सत्ता पे, अपनी जनता पे, वो सीखने के लिए गए थे ये। तो ये वहां से सीख के आए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और उसके आते के बाद ही हमने क्या देखा, मीडिया का धीरे धीरे कंट्रोल लेना, और हमने जो देखा है, ठीक है, चाहे वो सेना को कमजोर करना है, मीडिया का कंट्रोल लेना, सब कुछ हमने देख लिया, एवरी कंट्रोल। एजुकेशन को वीक कर दिया, क्योंकि लोग एजुकेटेड हो जाएंगे तो बोलेंगे भाई कि ये क्या हो रहा है, तो लोगों को उस लायक ही नहीं छोड़ना कि कोई कुछ बोल सके। तो ये सब कुछ किया गया है और ये पूरा प्रूफ है, ये इंटरनेट पे है। ठीक है, इसका आप बैकअप ले लीजिएगा संदीप जी, क्योंकि अभी इसको भी ब्लॉक करवा देंगे। तो ये पूरी वेबसाइट दो मैंने आपको भेजे हैं लिंक, न्यूज़पेपर्स के ये हैं, ये हमने नहीं बनाए हैं ये। तो अच्छा, पीटीआई की रिपोर्ट है, बकायदा पीटीआई का रिपोर्ट है इसमें। श्वेता जी कह रही हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के चाइना से जो मिलने सिर्फ भी नहीं गए, उसके स्कूल में इन्होंने ट्रेनिंग ली है जाके, वहां जो कैसे कम्युनिज्म पढ़ाया जाए, कैसे सिखाया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे शासन चलाया जाए, ये जो दिमागी नक्सल कह रहे हैं, ये नक्सल की ट्रेनिंग लेके आए हैं। आप यही कर रही है ना श्वेता जी? एग्जैक्टली, दिमागी नक्सल कौन है इसमें? ठीक है, नक्सल तो लेफ्टिस्ट होते हैं, माओइस्ट होते हैं, कम्युनिस्ट होते हैं, पर यहाँ तो हमने आपको दिखाया कि ये तो ट्रेनिंग ये खुद ही लेके आए हैं वहां से। तो नक्सल एक्चुअली कौन है? ये तो प्रूफ है इस चीज का। अच्छा, एक और बात है, जो इनके किरण रिजिजू ने, किसी ने डेफिनेशन पूछी, अच्छा आपने दिमागी नक्सल का ये नया आपने छोड़ दिया, व्हाट इज, हाउ डू यू डिफाइन अ दिमागी नक्सल, वो क्या होता है? तो रिजिजू ने क्या कहा कि दिमागी नक्सल, उसकी क्वालिटीज बताई। हाँ, 3 क्वालिटीज। The one who supports Maoist and reject Indian Constitution। ठीक है, माओइस्ट हमने आपको अभी बता दिया, माओइस्ट को से सीखने के लिए कौन गया था और 12 साल से किन चीजों पे चल रहे हो। एंड बाय द वे, हाउ इज दिस संदीप जी, हाउ इज दिस एनी डिफरेंट कि जब मुंजे जो थे वो मुसोलिनी से मिलने गए थे, वहां से सीख के आए थे, और यहाँ पे आधुनिक काल में अभी हमने देखा 2014 में जो ये मिल के आए हैं, वहां से सीसीपी से गुण सीख के आए हैं। तो सेम थिंग है ना, सीख के तो आए हैं, ये कम्युनिस्ट ही विचारधारा के से शासन करना, दमन करना सीख के आए, जनता का दमन करना। तो यहाँ पे मैं आपको 1 सेकंड लूंगा। ये फासिज्म से सीखने के लिए इनके गुरु गए मुंजे, मुसोलिनी से। अमेरिका से सीखने के लिए मोदी जी और ACYPL वाले सब गए, और भाजपा पूरी ट्रेनिंग लेने गई कैसे कम्युनिस्टों की तरह हमको एक दलीय राज्य व्यवस्था बनाना है, कंट्रोल लोगों को करना है। फासिज्म, अमेरिकन वो कल्चर, और आपको ये जो है क्या नाम है,
कम्युनिज्म, ये सबकी बाहर से ट्रेनिंग लेके आए, तो सबसे बड़े देश के लिए घातक है। ये एग्जैक्टली रिजेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अभी सभा में एक भी बार शक्ल नहीं दिखाई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक किसने बनाया हुआ है ये बच्चा भी बता देगा, और इसके और भी प्रूफ हैं, ठीक है। तो उसमें इनके अपने सांसद कह रहे हैं कि हमें वो भी दिखा दीजिए, स्क्रॉल का है एक, बीजेपी एमपी अनंत कुमार स्टर्स रो आफ्टर रिमार्क्स ऑन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक तो इन्होंने खुद बना रखा है। सेक्युलर एंड सोशलिस्ट इज नॉट नीडेड इन प्रियम्बल बीजेपी। तो एनीवेज हमने इतने एग्जाम्पल देख ले, कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्टियां तोड़ मरोड़ के ये करते हैं, जन आधार का कितनी बार इन्होंने अपमान किया है, जबरदस्ती आकर के बैठ जाते हैं, चुनाव आयोग को भी अपने हाथ में कर रखा है। इनको कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान है कहाँ? कॉन्स्टिट्यूशन तो ब्रेक करने वाले ये हैं, ठीक है। देखिए ये बीजेपी एमपी अनंत कुमार, ये तो ठीक है, बट हमें इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दिख गए कि कॉन्स्टिट्यूशन का कितना अपमान किया हुआ है भाजपा ने। ठीक है, तो दो, पहला पॉइंट हो गया किरण रिजिजू का। एक तो हमने बताया माओइस्ट, वन हु सपोर्ट्स माओइस्ट, सबसे बड़े माओइस्ट तो ये खुद ही हैं 12 साल से। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंसल्ट करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का डिसरिस्पेक्ट करने वाले भी ये खुद ही हो गए, इन्हीं की पार्टी है, ये खुद भी है। नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, द वन हु स्टैंड्स विद सेपरेटिस्ट एंड सपोर्ट आर्टिकल 370। सेपरेटिस्ट के साथ में तो ये तो खुद ही इतना ज्यादा अच्छा। आर्टिकल 370 को एब्रोगेशन के बाद में क्या हमने कोई फर्क देखा है? हमने तो नहीं देखा कि कोई कश्मीर। देखिए, अलगाववादी मुफ्ती मोहम्मद सईद को जो आरोप है, और दुल्लत आईबी के जो आप कह रहे हैं उसका मैं प्रूफ दे देता हूँ। आईबी के जो चीफ थे दुल्लत, उन्होंने किताब लिखी, मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी को 100 करोड़ देकर फंडिंग किया था वाजपेयी जी ने, अजीत डोभाल ने। ये आरोप लगे हैं मुफ्ती मोहम्मद की पार्टी को, जो अलगाववादी पार्टी है, जिसने पहली बार गृह मंत्री बना और जहां कश्मीर से हिंदुओं को साफ करवा दिया, अपनी बेटी का अपहरण करवा के, उस व्यक्ति को 100 करोड़ की फंडिंग से खड़ा करने वाले ये, उस व्यक्ति की बेटी अलगाववादी पार्टी पीडीपी के साथ सरकार कश्मीर में चलाने वाले ये, इनकी पार्टी का कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का जो सोशल मीडिया हैंडलर है वो तालिब हुसैन, वो लश्कर का आतंकवादी। तो अलगाववादियों के साथ गलबाइयां तो इनकी होती रही है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। When stand with separatists, exactly. और ये तो इनकी हिस्ट्री में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद मुस्लिम लीग जो थे, जिन्होंने पाकिस्तान की नींव डाली थी, उस आइडिया को डाला था, वो खुद उनके साथ में खड़े हुए थे। इनके इतिहास में है सेपरेटिज्म। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बाकायदा, वह व्यक्ति जिसने भारत विभाजन करके पाकिस्तान बनाने का 1940 के लाहौर अधिवेशन में प्रस्ताव पेश किया, उनके साथ सरकार चलाई बंगाल में और वित्त मंत्री हुए उस सरकार में। उसके अलावा जो है जिस असेंबली में, सिंध की असेंबली में पाकिस्तान निर्माण का प्रस्ताव रखा गया, उसमें हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चला रही। सोचिए तो अलगाववाद के साथ। अच्छा, जिन्ना का इनका प्रेम देखिए, जिन्ना के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार चलाई। ये देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जिन्ना साथ बैठे हैं। उसके बाद जिन्ना के नाती ने फंड करके भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। जिन्ना की मजार पर अडवाणी गए सर झुकाने, और जिन्ना को सेकुलर साबित करने के लिए जसवंत सिंह ने किताब लिखी। तो जिन्ना के साथ तो इनकी पार्टनरशिप ही है। हाँ, तो देखिए, अलगाववादी ये खुद है और दूसरों को उस डेफिनेशन को बोल के सबसे बड़े दिमागी नक्सल तो यही है। अच्छा, तीसरा पॉइंट, जो तीसरा तो इनका है ही नहीं, इनको नंबरिंग भी ठीक से नहीं आती है। संदीप जी देखिए, इनको नंबरिंग लिखना, नंबर भी नहीं लिखना आता, और ये बात करते हैं 1-2 के बाद में 4, 1-2 का 4 वही करते हैं ये। ठीक नहीं, इन्होंने ठीक लिखा है, ये 1-2 का 4 करने में मास्टर हैं, इसीलिए इन्होंने लिखा है। हाँ,
नंबर 4, हु वांट्स टू कट चिकन नेक टू सेपरेट नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम इंडिया। ये तो इनके मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा है, इनको शर्म नहीं आई है बोलते हुए। जब अरुणाचल में, जब मणिपुर जल रहे 3 साल से, वहां इन्होंने नहीं देखा नॉर्थ ईस्ट में। अरुणाचल से लोग बोल रहे हैं कि अब हम गुड बाय इंडिया, अब हम कुछ टाइम में चाइना से बात करेंगे, और ये कुछ नहीं कर रहे। सेना करना चाहती है तो सेना के हाथ बांध दिए हैं कि क्योंकि इनका बयान है, इनको अपना ये बताना है कि कोई नहीं आया, कोई नहीं गया। तो सबसे बड़ा सेपरेट नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से सेपरेट करने वाली जो फोर्स है वो कौन है? वो तो ये खुद ही है। तो इन्हें अपने आईने में अपनी शक्ल देखनी चाहिए। इन्हें अपने से बड़ा दिमागी नक्सल कोई नहीं दिखेगा। और बांग्लादेश को जमीन देने वाली मोदी सरकार कानून बना के सोचिए, बांग्लादेश को जमीन दिया है, दूसरों को ये कह रहे हैं। और एक और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल में फजलुल हक की पार्टी के साथ सरकार बनाई थी, वित्त मंत्री थे। 1940 के ऐतिहासिक पाकिस्तान प्रस्ताव को फजलुल हक ने ही पेश किया था, यानी भारत विभाजन का पहला प्रस्ताव जिसने पेश किया, उसके साथ मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई, और उसमें वो वित्त मंत्री। बहुत बढ़िया। एक और पॉइंट है जिसका बार बार बोल के ये अपने भक्तों को खुश करते रहते हैं कि फॉरेन फंडिंग आ रही है, सोरोस से फंडिंग आ रई है। भैया, ये तो आप तो पूरे ही फॉरेन फंडेड हो, हर जगह से चंदा लेते हो। जिसने राम जी के नाम पे चंदा लेकर के चोरी कर दिया हो, जो गो हत्या करवाता हो और उसके बाद में भी चैन से बैठा हो, और जिसकी पूरी फंडिंग डूबियस फोर्सेस से आती है, पीएम केयर्स से आपने पैसा ले लिया और उसको वो कर लिया। हर जगह से जितना आप खसोट सकते हो खसोटते हो। हर साल आप सीएजी रिपोर्ट निकली है, कितने करप्शन से हर साल बजट पास होता है और वो पैसा जनता तक नहीं पहुंचता। शिक्षा व्यवस्था आपकी ठप है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, सुरक्षा व्यवस्था आपकी ठप है, चल कुछ नहीं रहा है, सारे अपनी अपनी जेबें भरे जा रहे हो। और फिर भी आपको लगता है कि अच्छा, और जो यूएसएड और इन सब के नाम से दुनिया से भी आप चंदा ले रहे हो कि आ जाए, जितना आ जाए, हमारी झोली भरती चली जाए। उसके लिए तो कानून बनाया श्वेता जी, इन्होंने 2018 में एफसीआरए में संशोधन करके कानून बनाया कि विदेशी फंडिंग जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में आई है 1976 से, उसकी कोई स्क्रूटनी नहीं होगी, कोई जांच नहीं होगी। ये तो कानून बनाने वाले, विदेशी फंड लेके उसको छुपाने के लिए कानून बनाने वाली है सरकार। अच्छा, ये रजिस्टर्ड क्यों नहीं है भारत में? रजिस्टर्ड इसलिए नहीं कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। हम तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो हमें आप कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे? तो इसीलिए जानबूझ के इन्होंने अपने आप को भारत में रजिस्टर भी नहीं कर रखा है। संघ ने नहीं किया है। खोल के देखो, आप कुछ नहीं, ग्रोक से पूछ लो कि हिंदू स्वयंसेवक संघ HSS जो जिस नाम से रजिस्टर्ड है संघ अमेरिका में, उसके कौन कौन से फंडर्स हैं, उसको कितने पैसे मिले, आपको वहीं पे ग्रोक बता देगा। कितनी ज्यादा इनकी अपनी फंडिंग आती है, विदेशी फंडिंग। और ये बात करते हैं कि फलाना ऑर्गेनाइजेशन या फलाना व्यक्ति विदेश से फंडेड है। पहले अपना तो देख लो, आप कितने। जॉर्ज सोरस, सबको जॉर्ज सोरस कहते हैं। इनका एप्स्टीन मंत्री की बिटिया की कंपनी में जॉर्ज सोरस की फंडिंग है, वही एक्सपोज मैंने किया तो मुझ पर केस कर रखा है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है। तो इनके खुद के मंत्री के बेटी की कंपनी में सोरस की फंडिंग, हमने साथ में रिसर्च किया था, वो हाँ, निकला है उसमें एप्स्टीन फाइल में। और वो तो ट्रम्प जो है वो इनको और ब्लैकमेल कर रहा है एप्स्टीन फाइल के नाम से भी, क्योंकि इनका जरूर एप्स्टीन फाइल में कुछ ना कुछ कनेक्शन है जिसके नाम से इनको दबाया जा रहा है। वो भी निकलेगा जब इनके दिन खत्म होंगे तब। ये सारे के सारे जो संघी है, इनका चरित्र ही वैसा है। बलराज मधोक जी ने लिखा हुआ है कि संघ का जो कार्यालय था वो पूरा अय्याशी का अड्डा था। these were his exact words in the book। मैं तो आजकल बलराज मधोक की बुक पढ़ रही हूँ संदीप जी, मेरे पास थी कुछ समय से, पर वो आई और मैं दूसरी रिसर्च में, उस समय दूसरी चीजों में बिजी थी तो रख दी थी। अब मैं निकाल के पढ़ रही हूँ तो मुझे इतना आनंद आ रहा है। आपने कौन सी ली थी? तीनों एक साथ जो जिल्द में है वो वाली? 3 भाग वाली, वही कपोत से मंगवाई थी मैंने। हाँ हाँ हाँ, वो आजकल कपोत से बहुत ज्यादा जा रही है, क्योंकि जब भी बीच में कुछ विवाद होता है तो वो किताब छापने से प्रकाशक बहुत डिले करता रहा, लेकिन उसको बहुत प्रेशर डाल के फिर उसने तीनों खंड एक में छाप दिया, तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। बहुत अच्छा हो गया। कपोत प्रकाशन को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अच्छी बात है, तीनों खंड एक में है, अलग अलग उसमें नहीं है, पूरा संपूर्ण आपको मिल जाता है, संपूर्ण मिल जाता है। तो ये बहुत मेहनत करके हम लोगों ने
इसके पब्लिकेशन का भी धन्यवाद, क्योंकि फिर वो तैयार हुआ इसको छापने के लिए। मैंने कहा कम से कम 100 मैं निकाल दूंगा, आप तो छाप दो, क्योंकि पब्लिशर का पैसा फंस जाता है। तो मैंने गारंटी दिया तो उसने छापा। एक्चुअली मुझे एक और चीज ध्यान आई इसमें, जब मैं कल पढ़ रही थी बलराज मधोक जी का के व्यूज वाजपेयी के बारे में, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। वो कहते हैं कि उनसे उनका ये था कि अटल बिहारी वाजपेयी जो था वो बातें लच्छेदार करता था, कविताएं बोल लेता था, भीड़ जुटाना उसका काम था, लेकिन एक नेता होना, लोगों के, जनता के बारे में सोचना, ये सब उसमें गुण नहीं थे। he was not a leader, he was a crowd collector। और मुझे अब लगता है कि वाजपेयी जी ने जो चीज मोदी के बारे में सोचते थे, ये एग्जैक्ट सेम चीज वाजपेयी जी मोदी के बारे में भी सोचते थे कि तो इवेंट मैनेजर है, पर देखिए वो वही बन गया। एग्जैक्टली हिस्ट्री रिपीट हुई है। जो चीज मधोक वाजपेयी के बारे में सोचते थे और उनको हटना भी पड़ा, वो उनको इतना प्रेशराइज किया गया कि वो दुखी होकर के मधोक हट गए और वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। और उसी तरह से वाजपेयी ने कहा कि मोदी तो सिर्फ इवेंट मैनेजर है, पर उनका ईगो इतना हाई था कि उन्होंने सबको मार्गदर्शक मंडल में बिठा करके खुद प्रधानमंत्री बन के बैठे। तो देखिए कैसे कैसे लोगों का झुंड है संघ में, बहुत खतरनाक है यह संस्था। ये देखिए संदीप जी बलराज मधोक की बुक। हाँ, ये तीनों खंड एक साथ है आपके पास। हाँ, मैंने इसमें बुक मार्क्स भी लगाने शुरू कर दिए, टैग्स। मैंने 2015 में बलराज, अब लोग मुझे कहते हैं मैं भाजपा का समर्थक था 2021 से पहले, पर 15 में मैंने बलराज मधोक की किताब से भाजपा को एक्सपोज किया था कि मंडल कमीशन अल्पसंख्यक आयोग भाजपा लेकर आई थी। ये मैंने मधोक की किताब में, मधोक जाते हैं और पूछते हैं चौधरी चरण सिंह से कि ये क्यों अल्पसंख्यक आयोग बना रहे हो, हिंदुओं को सिखों से क्यों अलग कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे 90 सांसद हैं, उन्होंने अगर ऑब्जेक्शन किया होता तो ये नहीं होता, पर वाजपेयी आडवाणी तो सब चुप रहे। तो मैंने 15 में ये बात लिखी। तो लोग मुझे जो कहता है, मैं अंधभक्त नहीं था, मैं तब भी आलोचना जहां जरूरत था वहां भाजपा की कर ही रहा था। वो मैं मधोक की किताब से पढ़ के मुझे ये जानकारी मिली थी, वरना अल्पसंख्यक आयोग इन्होंने बनाया, ये जानकारी नहीं थी हमें। जी संदीप जी, मैं दो बातें मुझे अभी ध्यान आई और बताना चाहिए। एक तो वही कंटिन्यूएशन में जो मैं बता रही थी, एग्जैक्टली जो पैरा है, जल्दी से पढ़ लेती हूँ। तो वो कहते हैं, मुझे अटल बिहारी और नाना देशमुख की चारित्रिक दुर्बलताओं का ज्ञान हो चुका था। कुछ समय पूर्व जब मैं जनसंघ का अध्यक्ष था, केंद्रीय कार्यालय मंत्री जगदीश प्रसाद माथुर ने, जो अटल बिहारी के साथ ही 30 राजेंद्र प्रसाद रोड पर रहता था, मुझसे शिकायत की थी कि अटल ने उस मकान को व्यभिचार का अड्डा बना रखा है। वहां नित्य नई नई लड़कियां आती हैं। अब सिर से पानी गुजरने लगा है। इसलिए जनसंघ के वरिष्ठ नेता होने के नाते यह बात मैंने आपके नोटिस में लाने की हिम्मत की है। मुझे अटल के चरित्र के विषय में कुछ जानकारी थी, परंतु स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है यह मैं नहीं जानता था। मैंने अटल को अपने निवास पर बुलाया और बंद कमरे में उससे जगदीश प्रसाद माथुर द्वारा कही गई बातों के विषय में पूछा। उसने जो सफाई दी उससे जगदीश प्रसाद माथुर की बात और साफ हो गई। तब मैंने उसे सुझाव दिया कि वह विवाह कर ले, अन्यथा वह तो बदनाम होगा ही, जनसंघ की छवि को भी धक्का लगेगा। मतलब देखिए, ये व्यभिचारी और वो जो आप बोलते हैं ना कि सीवर में कॉन्डम ब्लॉक कर दिया, ये इनके इतिहास में है। एप्स्टीन तो बहुत दूर की बात है, ये तो देश में चल रहा था, दशकों से। अब वही व्यक्ति जनसंघ का अध्यक्ष बन चुका था। जनसंघ की प्राथमिकता सदस्यता से भी हटाने की मांग का मुझे यह एक कारण लगा। उसे लगा कि यह मेरी दुर्बलताओं को जान गया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी मधोक के अगेंस्ट थे और वो उनका रहना मुश्किल कर रहे थे, क्योंकि मधोक जी जान चुके थे अटल बिहारी जी की वीकनेसेस, कमजोरियां। दूसरा कारण ईर्ष्या और हीन भावना थी। अटल बिहारी बड़ा अच्छा वक्ता था, इसलिए भीड़ जुटा सकता था, परंतु जनता में भाषण देना और बात है, और संसद में सीमित समय में किसी एक विषय पर सटीक बोलना और बात है। मेरे संसद में जाने के बाद संसद में अटल बिहारी की स्थिति पतली हो चुकी थी। प्रेस गैलरी में बैठने वाले हर विषय पर मुझे बोलने को कहते थे, ताकि उन्हें जनसंघ के दृष्टिकोण का स्पष्ट रूप में पता लग सके।
विरोधी दलों के अन्य नेता अटल बिहारी को नेहरूवादी मानते थे और उसे विश्वसनीय नहीं समझते थे। सत्तारूढ़ दल ने नेता भी उसे महत्व नहीं देते थे। एक बार जब वह संसद में बोल रहा था तो गृह मंत्री यशवंत राव चौहान ने उसे टोकते हुए कहा, आप तो केवल लच्छेदार भाषा बोलना जानते हैं, विचारक तो मधोक हैं, हम उसका मत जानना चाहते हैं। एक और अवसर पर इंदिरा गांधी ने अटल को टोकते हुए कहा, तुम केवल लीपा पोती करने वाले व्यक्ति हो, असली आदमी तो बलराज है, यू आर ओनली अ मेकअप मैन, रियल मैन इज मधोक। सोचिए। मतलब क्या, मतलब इनका पूरा चरित्र ही पूरी तरह से संदिग्ध है, लंपटचारी वाला है। दूसरों को ये नक्सल बताते हैं, खुद नक्सलों की ट्रेनिंग लेके आए चाइना से। और ये किस मुंह से लोगों को कहते हैं, हमारे यहाँ इतना कहावत है, चोर बोले जोर से, वही कहावत है। सारी बीमारी इनके अंदर है और ये दूसरों पे आरोप लगाते रहे। अब कोई, मैं सबसे कहूंगी, अब कोई आपको दिमागी नक्सल कहे ना, ये जो मैंने स्क्रीनशॉट्स दिए इनको उनके मुंह पे मारना, ये देखो नक्सल कौन है, तुम्हारे अपने जो सरकार के लोग हैं ना, ये नक्सल वहीं से आ रहे हैं सीख के। इस पर मैं एक स्पेशल शो कर दूंगा और स्टडी करके इनकी कैसे कैसे ट्रेनिंग हुई है, गाइड बुक पूरा बता दूंगा मैं लोगों को। जी, एक लास्ट चीज है संदीप जी, वो मेरी रह गई, अब मैंने भेजे थे मिंटू भैया, आप भी वो लगा देना। विद्यार्थियों के साथ में वही गोलवोलकर जी की जो पुस्तक है, उसमें किसी ने विद्यार्थी आंदोलन के बारे में प्रश्न किया था, जो मुझे बहुत प्रासंगिक लगा कि इनकी सोच क्या है विद्यार्थियों को लेकर के। तो वो मैं थोड़ा सा और बताना चाहती हूँ लास्ट में, फिर हम बंद कर देते हैं आज का। एक तो छोटा है विचार, हाँ एग्जैक्टली यही वाला, ठीक है, ये आप रखना, मैं इसमें से पढ़ती हूँ। किसी ने प्रश्न किया था गोलवोलकर जी से कि किंतु आंदोलन के नाम पर छात्रों द्वारा सरकार व निजी संपत्ति का विध्वंस किए जाने के विषय में आपके क्या विचार हैं? तो वो कहते हैं, सबसे दुखद पहलू यह है कि समस्या के प्रति कोई चिंतित दिखाई नहीं देता। इसके विपरीत हमारे प्रधानमंत्री, जो उस समय तत्कालीन थे, उन्होंने आंदोलनकारियों को निर्दोष होने के प्रमाण पत्र यह कह दिया कि यह युवा शक्ति के जागरण का लक्षण है। तो ये उनको बड़ा वो लग रहा है कि इनको बड़ा दुख हो रहा है कि प्रधानमंत्री, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने छात्र आंदोलन को युवा शक्ति का लक्षण बता दिया। कैसी विचित्र एवं विकृत व्याख्या है यह। चाहे जैसे भी गतिविधि को जागृति की संज्ञा दी जा सकती, क्या चाहे जैसी भी गतिविधि को जागृति की संज्ञा दी जा सकती है। घोर सन्निपात की अवस्था में विकट ज्वरग्रस्त भी उग्र शक्ति के आवेश में हाथ पैर मारने लगता है। क्या इस स्थिति को भी जागृति कहना चाहिए? इसके विपरीत क्या यह शारीरिक शक्तियों के गंभीर असंतुलन का लक्षण नहीं है? मतलब इनको छात्र आंदोलनों से को दबाने का शुरू से इनका ये है, छात्रों के लिए ये कुछ नहीं करने वाले हैं और ये बिल्कुल अपने संघ की विचारधारा में चल रहे हैं। इसका सेकंड पेज भी है एग्जैक्टली ये वाला, किसी को पढ़ना है तो वो जाकर के गोलवोलकर जी की ही लिखी हुई विचार नवनीत के पृष्ठ संख्या 512 में पढ़ सकता है, ठीक है। इसके आगे वो लिखते हैं, संघियों का ये कुरान है, कह दूंगा मैं, संघियों के लिए ये वही कुरान की तरह है, पंच ऑफ थॉट। मैं गीता तो नहीं कहूंगा क्योंकि संघियों का गीता से कोई लेना देना नहीं। पंच ऑफ थॉट अंग्रेजी और हिंदी में विचार नवनीत, ये आपको कपोत पर भी उपलब्ध है। हाँ, तो इसके आगे आप सुनिए, इंटरेस्टिंग है और आप आज की स्थिति से रिलेट कर पाएंगे, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। उग्र व हिंसक गड़बड़ियों को भड़काने वाले गंभीर तत्व क्या हैं? किसी स्थान पर एक छात्र नकल के आरोप में परीक्षा से निलंबित किया गया, परंतु अन्य छात्र उसे बचाने के लिए आ गए और अध्यापकों व कॉलेज भवन पर आक्रमण प्रारंभ कर दिया। देखते ही देखते वह हुड़दंग छात्र आंदोलन बन गया। देखिए, छात्र आंदोलन की बात हो रही है यहाँ। एक अन्य स्थान पर एक छात्र ने एक महिला से अभद्रता की। वह शरणार्थी बर्मी महिला फूलों की दुकान लगाती थी। जब वह सहायता के लिए चिल्लाई तो उसके पति ने आकर उस छात्र को धक्का देकर गिरा दिया। बस उसके सैकड़ों छात्रावासी साथियों के लिए उस बर्मी नागरिक पर हमला करने के लिए यह पर्याप्त कारण बन गया।
इसी प्रकार हिंदी के पक्ष विपक्ष में हुए आंदोलनों के नाम पर भी छात्रगण विध्वंसकारी गतिविधियों में संलग्न हो गए थे। ये कहानियां बहुत है संदीप जी, ये पुस्तक मैंने कल पढ़ी, इसमें हर जगह पे ऐसी मन घड़त कहानियां हैं। गोल गोल करके लिखी हुई है, गोल वोलकर जी ने अपने नाम को चरितार्थ किया है। ये जो मैंने एक स्टोरी दी थी अभी हाल में, मोहन भागवत का झूठ, हाँ, वो असल में फासिज्म और कम्युनिज्म ने ये बात जो जिसका रेफरेंस नहीं है इतिहास में, उसको व्यक्तिगत रेफरेंस बनाकर उसको एक कहानी बनाकर पेश करने का। और ये कुछ भी अच्छा, ये बीमारी इट्स नॉट क्लियर एट ऑल, लाइक यू विल फॉरगेट टॉपिक क्या था। हाँ, गोल। अच्छा, लास्ट पैराग्राफ। एक बार कुछ छात्र नेता शिक्षण शुल्क फीस बढ़ाने के विरोध में प्रारंभ अपने आंदोलन का औचित्य सिद्ध करने हेतु मुझसे मिले। अब ये सुनिए आगे, बहुत इंपॉर्टेंट। उनका तर्क था कि इस कारण उनके परिवार को आर्थिक कष्ट हुआ है और उन्हें रात दिलाने के लिए बाध्य होकर वे यह आंदोलन चला रहे हैं। मतलब वही फीस बढ़ गई, खर्चा बढ़ गया, हम कैसे पे करेंगे, जो आज की स्थिति है। इस पर मैंने एक सरल सा प्रश्न किया कि यदि आपके माता पिता के आर्थिक कष्ट की इतनी चिंता है, आपको अपने माता पिता के आर्थिक कष्ट की इतनी चिंता है, तो निश्चित रूप से आपको अपने सिनेमा, होटल आदि के आमोद प्रमोद व्यय में कटौती करनी चाहिए ना। क्या ऐसा है? उन्होंने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। ये है इनका एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। इसीलिए ये मैंने पढ़ के बताया इनके इतिहास से कि क्या सोच है इनकी छात्रों के प्रति। बुद्ध ये बाइबल गप मारने वाली संगठन है, पूरा संगठन गप मारने गोल कर। हंसी आती, करपात्री जी महाराज ने इतने सभ्य भाषा में लिखा है। एग्जैक्टली वो भी यही कह रहे हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं, आप खुद ही अपने बातों को काटते कॉन्ट्रडिक्ट करते रहते हैं। इतना बड़ा करपात्री जी वाली किताब में पुनः छपवाना चाह रहा हूँ जी, छपवाइए संदीप जी, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें उन्होंने, हम किसी दूसरे अगली बार गोवध के बारे में करेंगे, इनके चंदा चोरी के इतिहास के बारे में बात कर सकते हैं। और ये पूरा चला आ रहा है, ये नई बात नहीं है, ये इनके खून में है। ये हम अब देख रहे हैं, हमारी आंखें खुल रही हैं और हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तब समझ में आ रहा है कि अच्छा ये तो ये ऐसे ही है शुरू से, हम इनको कुछ और समझते थे, ये हमारी गलती थी। सही बात है। तो इस पर हम लोग लगातार जारी रखेंगे, क्योंकि एक ऐसा संगठन जिसने सत्ता पे कब्जा कर रखा है, सत्ता हासिल कर रखा है, लेकिन वो वास्तव में जनता ने जो वोट दिया, वो जनता को डिलीवर करने की जगह गोल गोल बातों में और सवाल पूछने वालों को नक्सल, देशद्रोही, शोरक कह के और 47 का सब्जबाग दिखाकर ये सत्ता में बने रहना चाहते हैं। ये हर जवाबदेही से पल्ला झाड़ना चाहते हैं, लेकिन लोकतंत्र तो जवाबदेही का नाम है, जवाबदेही से पल्ला नहीं झाड़ सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, आपने आज समय निकाला और इसको काफी गहराई से आपने इसको रखा, और आपने आज वो 2014 का भी खुलासा किया कि 14 में चीन में खुद गई, चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के स्कूल में जाकर ये लोग ट्रेनिंग लेकर आए हैं। कभी ACYPL में ट्रेनिंग लेके आते हैं, कभी ये चीन में ट्रेनिंग लेके आते हैं। ये क्या है बताने, तो इनका जो गुब्बारा है वो आपने अजैविक है, और ये कोई एक आइडियोलॉजी से नहीं आते, इन्हें जहां से जो दिख रहा होता है वो ले लेते हैं। जब वो बोलते हैं इनका खुद का एक माइंडसेट नहीं है, कंफ्यूज, कुछ भी ले आते हैं और किसी पर भी थोप देते हैं। यही इनका जो है, ये रफूगर हैं, ये असली रफूगर हैं। ये रफू करके देश को भी रफू से ही चलाना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, आप हमारे साथ आज जुड़ी और आपने इस गुप्त संगठन, जो रजिस्टर्ड संगठन नहीं है, और उनके नेता का आपने ज्योतिषीय आकलन करते हुए उनका पूरा मनोवैज्ञानिक जो है विश्लेषण किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।